नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रगामी तरंग के बारे में। इससे पहले मैंने आपको प्रगामी तरंग या प्रोग्रेसिव वेव के बारे में अच्छे से समझा दिया है। उन वीडियो को आप अच्छे से देखें और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिए हैं, उनको बार बार प्रैक्टिस करें। आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अप्रगामी तरंग के बारे में, जिसे स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव भी कहते हैं। डेफिनेशन जब हमने बात की थी तब दो तरंगों के बारे में बात की थी, प्रगामी तरंग और अप्रगामी तरंग। प्रोग्रेसिव वेव या नॉन प्रोग्रेसिव या स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव। पिछले वीडियोस में हम जिस वेव के बारे में बात कर रहे थे वो थी प्रगामी तरंग। ऐसी तरंग जो ऊर्जा का स्थानांतरण करती है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी करती है। और इसकी इक्वेशन ये थी, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। याद कीजिए, आपके कॉन्सेप्ट इस तरीके से डेवलप हो गए होंगे कि ये इक्वेशन अब आपको साफ साफ दिखाई दे रही है कि उस तरंग के लिए है जो पॉजिटिव एक्स अक्ष में ट्रेवल कर रही है। इस तरीके से हम एक प्रोग्रेसिव वेव को दर्शाते थे। ध्यान से देखिए, और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को लैम्डा, यहां से यहां तक लैम्डा बाई 2, ये पूरा एक चक्र होने में लगा टाइम पीरियड t, और यहां तक आने में t बाई 2। इस पूरे साइकिल में जो फेज होगी वो यहां पर होगी 2 पाई और यहां पर होगी पाई, और फिर उसका आधा कर लें, ये क्या हो जाएगी पाई बाई 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगी 3 पाई बाई 2। ये बातें मैंने आपको पहले अच्छे से बता दी है। इस प्रोग्रेसिव वेव या प्रगामी तरंग में एक बात आपको बार बार आई थी समझ में कि प्रत्येक कण अधिकतम आयाम तक जा सकता है। प्रोग्रेसिव वेव में हर एक कण को मौका मिलेगा अधिकतम आयाम तक जाने का, प्रत्येक कण अधिकतम आयाम तक जाने का, या प्रत्येक कण को अधिकतम आयाम तक जाने का मौका मिलेगा। यहां से कोई वेव ट्रेवल कर रही है, प्रत्येक कण को, हर एक कण को जिसका आयाम अधिकतम होगा सबको मौका मिलेगा। प्रत्येक कण मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक जाएगा। किसमें? प्रोग्रेसिव वेव में। तो हम अप्रगामी तरंग पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका कंपैरिजन कर रहे हैं प्रोग्रेसिव वेव से। एक तो इक्वेशन ध्यान में रखनी है, एक इसमें एनर्जी स्थानांतरित होती है, और एक महत्वपूर्ण बात, इसमें हर एक कण को मैक्सिमम या अधिकतम आयाम तक जाने का मौका मिलेगा। अब आ जाइए अप्रगामी तरंग या स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव के बारे में। अप्रगामी तरंग में आप ज़्यादा उलझे नहीं। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है तो चीज़ों को उसी वे में समझना होगा। पढ़ाने के लिए चीज़ें बहुत है, और जिस पैटर्न से हम पढ़ते हैं या ऐप पर जो वीडियो डाल रहे हैं, अगर इस तरीके से पढ़ाया जाए तो पूरी दुनिया का ज्ञान आपको दिया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, आप देखेंगे केवल एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी, आपको कोई साइंटिस्ट बनाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। इन चीज़ों को पढ़ के, बार बार पढ़ के, क्वेश्चन सॉल्व करके, जिस भी संबंधित एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। और दोस्तों, प्रेजेंट टाइम है भी यही। आपका सिलेक्शन होता है तो आप इंटेलिजेंट है, और अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, भले ही आपने पूरी दुनिया भर का नॉलेज ले रखा हो, कोई मायने नहीं रखता। इसलिए
एक एक वीडियो को बड़े शानदार तरीके से देखिए। केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं और उनको पढ़ाने का पैटर्न, उनको समझने का पैटर्न भी वही है। जिसको सिलेक्शन लेना है वो प्यार से चीजों को पढ़े समझें, और जिसको नहीं लेना है वो पूरी दुनिया का नॉलेज पढ़ता रहे, जब एग्जाम में क्वेश्चन आए उसमें कंफ्यूज ही रहे कि बी होगा या सी होगा। यहां पर तो या तो एग्जाम का क्वेश्चन आपको आएगा या उस क्वेश्चन के बारे में आपको कुछ पता नहीं होगा। जिसके बारे में पता नहीं है उसको छोड़ना है, और जिसके बारे में पता है उसको 100% सही करना है। अगर ये ऑल और नन वाला कॉन्सेप्ट आपने रखा कि या तो मेरे को कोई चीज आती है या बिल्कुल नहीं आती है, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इसलिए स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव को भी हम उसी वे में देख रहे हैं। अप्रगामी तरंग, स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव। पहली बात तो दो तरंगे हैं। प्रगामी तरंग भी दो तरंगे अगर अध्यारोपण होता है तो हम पढ़ चुके हैं, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। अप्रगामी तरंग दो तरंगों के अध्यारोपण से बनी है। देखिए, अगर समान आयाम, समान फ्रीक्वेंसी की दो तरंगे विपरीत दिशा में एक दूसरे के ट्रेवल कर रही है, समान आयाम और समान आवृत्ति की दो तरंगे जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हो, जब वो आपस में अध्यारोपित होती है, सुपरपोजिशन होता है उनका, इस सुपरपोजिशन के कारण जो वेव बनती है इसे कहते हैं स्टेशनरी वेव। बिल्कुल क्लियर कट डेफिनेशन। दो वेव है, आप एक की डायरेक्शन इधर है, दूसरी की उसके जस्ट अपोजिट है। इन दोनों के सुपरपोजिशन के कारण जो वेव बनेगी उसको अप्रगामी तरंग कहा जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता। अप्रगामी तरंग वास्तव में तरंग है ही नहीं, इसमें ऊर्जा का ट्रांसफर होता ही नहीं है। लेकिन फिर भी पढ़ने के लिए हम बात कर रहे हैं कि एक वेव है, कौन सी? अप्रगामी तरंग, जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता, दो तरंगों के अध्यारोपण से बनी है। दोनों तरंगे एक दूसरे के विपरीत दिशा में होनी चाहिए और दोनों का आयाम और फ्रीक्वेंसी समान होनी चाहिए। अब अपने सिलेबस में हम अप्रगामी तरंग या स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव को दो टाइप से पढ़ेंगे। एक है एक स्ट्रिंग या रस्सी में उत्पन्न अप्रगामी तरंग, और एक ऑर्गन पाइप में उत्पन्न अप्रगामी तरंग। फिलहाल हम स्ट्रिंग के बारे में बात करते हैं। देखिए, स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट में दो बातें आपको याद रखनी है कि एक रस्सी है, ये सामने दीवार से बंधी हुई है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड एंड रिफ्लेक्शन। आपने इसको ऐसे रस्सी को हिलाया, यहां से इस रस्सी में तरंग बनी। रस्सी या डोरी में उत्पन्न तरंगे ट्रांसवर्स वेव है, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। तो ये रस्सी है, आपने इसको रस्सी को यहां से एक वेव प्रोड्यूस की, ये यहां से होती हुई यहां पहुंची। लेकिन याद रखें, रस्सी का ये सिरा फिक्स्ड है दीवार के साथ। अगर ये फिक्स्ड है तो इसके बाद से इस रस्सी में जो तरंग उत्पन्न होके आएगी उसमें फेज का डिफरेंस पाई का होगा। अगर यहां पर पॉइंट ऐसे एम्पलीट्यूड आ रहा है तो आने वाली वेव में ऐसे आएगा, और आने वाली वेव को आपतित तरंग, इंसिडेंट वेव, और टकरा के वापस आने वाली को रिफ्लेक्टेड वेव, परावर्ती तरंग। अगर परावर्तन फिक्स्ड एंड रिफ्लेक्शन होता है तो दोनों तरंगों के मध्य कलांतर पाई का होगा। लेकिन अगर
ये स्ट्रिंग के बारे में बात करते हैं, ऑर्गन पाइप के बारे में अपन बाद में बात करेंगे। तो ये देखो, अब यहाँ कोई ऐसी चीज है जो फिक्स नहीं है, अगर रस्सी को हिलाओगे तो वो भी ऊपर नीचे हो जाएगी। तो जो वापस परावर्तन के बाद वेव बनेगी उसमें भी इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब फेज डिफरेंस 0 होगा। ये फ्री एंड रिफ्लेक्शन है। इन दोनों बातों को भी आप ध्यान में रखें। अगर एक स्ट्रिंग के लिए फिक्स्ड एंड रिफ्लेक्शन होता है तो दोनों वेव में फेज डिफरेंस पाई का, और फ्री एंड रिफ्लेक्शन होता है तो फेज डिफरेंस 0 होगा। अब इस स्टेशनरी वेव के मेन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, एक वेव है, मान लीजिए रस्सी के लिए, आपने इसको ऐसे वाइब्रेट किया, ये वेव यहां से रस्सी में ऐसे वेव उत्पन्न हुई, मान लो 2 वेव उत्पन्न हो गई और इस रस्सी के फिक्स्ड एंड की तरफ पहुंच गई। अब यहां से वापस फेज डिफरेंस पाई के साथ एक तरंग आएगी और इस एंड की तरफ आ जाएगी। इसकी डायरेक्शन यूं है और इसकी यूं है, तो अपोजिट है। आयाम दोनों का सेम होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए। इस वेव के लिए इक्वेशन y1 बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये वेव अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, इसके लिए इक्वेशन होगी y2 माइनस a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। याद रखें, माइनस के एक्स का मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में और प्लस के एक्स का मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में। नेगेटिव एक्स और माइनस यहां पर जो फेज डिफरेंस है पाई का, उसके लिए हम लिख रहे हैं। तो इस इक्वेशन या इस वेव के लिए y1 बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इस वेव के लिए y2 माइनस a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। आपके पास फिक्स्ड एंड रिफ्लेक्शन हो रहा है जिसमें फेज डिफरेंस पाई का है। इन दोनों के सुपरपोजिशन से इस प्रकार की वेव बनी है जिसको स्टेशनरी वेव या अप्रगामी तरंग कह रहे हैं। स्टेशनरी वेव या अप्रगामी तरंग, ध्यान से देखिए। अब इन दोनों को सुपरपोजिशन करने के बाद ये आपके पास वेव आ गई। अब इस वेव में क्या देखना है वो देखिए आप। जो फर्स्ट वेव थी उसका इस पोजीशन पे जो पार्टिकल था वो, ये समझिए आप, मीन पोजीशन से हिला ही नहीं। इस पोजीशन पे भी जो पार्टिकल है वो मीन पोजीशन से हिला ही नहीं, और इस पोजीशन पे भी जो पार्टिकल है वो मीन पोजीशन से हिला ही नहीं। मतलब इनके लिए डिस्प्लेसमेंट 0। जब सेकंड वेव टकरा के वापस आ रही है उसमें भी देखो इसी पोजीशन पर जो पार्टिकल है उनका डिस्प्लेसमेंट 0 है। कहने का मतलब जब दोनों वेव आपस में अध्यारोपित होगी और कुल विस्थापन आएगा, कुल विस्थापन आएगा, तब भी इस पोजीशन के लिए तो 0 ही आएगा, क्योंकि ना तो इस वेव के दौरान ये कण वाइब्रेट हुआ था या अपने मीन पोजीशन से हिला था, ना वेव 2 में। तो दोनों के सुपरपोजिशन या अध्यारोपण के बाद भी इस पोजीशन या इस जगह पर जो कण हैं उनका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, उनका आयाम 0 होगा। और वह पोजीशन या वह स्थिति जहां पर कण का आयाम 0 हो या विस्थापन 0 हो उसे स्पंदन या नोड कहते हैं।
इस स्थान पर या इस स्थान वाले कण का विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0 होता है। अप्रगामी तरंग या स्टेशनरी वेव की सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जो आपतित तरंग में भी मीन पोजीशन पर ही थे, परावर्तित तरंग में भी मीन पोजीशन पर ही थे और उनकी जिंदगी मीन पोजीशन पर ही गुजर जाएगी। ऐसा ही है। ये स्थिति, इस यहां वाले पार्टिकल पहले भी यही थे, तरंग टकरा के वापस आ रही है तब भी इसी पोजीशन पर है और जब अध्यारोपण होगा तब भी इसी पोजीशन पर है। ये नहीं बदलने वाले, इनको मौका मिल रहा है, लेकिन हर एक मौके पर ये कोई काम नहीं कर रहे हैं, केवल मीन पोजीशन पर पड़े रहना है, निठल्ले। और इनके लिए शब्द है नोड। वह स्थान जहां पर कणों का विस्थापन हमेशा 0 हो, एम्पलीट्यूड 0 हो, वो है नोड। अब इस नोड के बारे में आप देखिए। नोड A बराबर 0, एम्पलीट्यूड 0। टाइम कुछ भी बदल जाए, कोई सा भी टाइम हो, t बराबर 0 पर भी ये यहीं थे, t बराबर t/4 पर भी यहीं थे, t/2 पर भी यहीं थे, और पूरा टाइम पीरियड हो जाएगा तब भी ये वाले पार्टिकल यहीं हैं। इन पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये हमेशा से ही 0 विस्थापन पर है और 0 पर ही रहेंगे। इनके लिए शब्द है स्पंदन या नोड। नोड के बारे में आप याद रखें। अब एक बात और समझो, यहां से यहां तक जब हम चलते हैं तो इस डिस्टेंस को लैम्डा कहते हैं, और लैम्डा चलने पर 2 नोड आ गए, 2 गरीब खाने आ गए जहां के लोग चलना ही पसंद नहीं करते। एक तो यहां पर आया जिसको क्या कहेंगे λ/2, एक यहां पर आया जिसको क्या कहेंगे लैम्डा। इसके लिए भी अगर शब्द है तो क्या हो जाएगा 3 λ/2, और इसके लिए क्या आ जाएगा 2 लैम्डा। ये वो पोजीशन है जहां पर जो कण हैं उनका एम्पलीट्यूड 0 होता है, मतलब वो नोड पर है, स्पंदन पर है। इस पोजीशन पर जो कण है इनका आयाम समय पर निर्भर नहीं करता, समय कैसे भी बदले इनका एम्पलीट्यूड 0 ही होगा। इस बात को आप अच्छे से समझ लें। अब एक और पोजीशन के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए इस स्थिति पर कोई कण है, y1 था, तब ये कण इस डायरेक्शन में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे था। जब टकरा के तरंग आई तब ये अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम पर था। इस जगह का कण मैक्सिमम एम्पलीट्यूड या आयाम तक जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा ही अधिकतम आयाम पर ही रहेगा, लेकिन जब जब उसको मौका मिलेगा ये कण अधिकतम आयाम ग्रहण करेगा, और जब समय खराब होगा, जब मीन पोजीशन पर रहेगा, आयाम जो होगा वो 0 होगा। मतलब नोड वाले जो कण हैं उनका आयाम हमेशा ही 0, समय कुछ भी आ जाए, अच्छा हो चाहे बुरा, उनको तो हिलना ही नहीं है अपनी जगह से। लेकिन ये
जब समय खराब तब मीन पोजीशन पर, और जब समय आए तो जितना हो सकता है अधिकतम उड़ान भरेंगे और सबसे ज्यादा उड़ान भरेंगे। इस जगह को, इस स्थिति को कहेंगे एंटी नोड या प्रस्पंदन। यहां पर जो कण है उनका आयाम मैक्सिमम भी होगा, लेकिन ये आयाम यहां वाले कण का विस्थापन 0 भी होगा और मैक्सिमम भी होगा। ये किस पर डिपेंड करेगा? टाइम पर डिपेंड करेगा कि समय क्या है। देखिए, सपोज करें यहां से यहां तक जाने में, वैसे आप जानते हैं यहां से यहां तक और यहां तक ये पूरी वेव हो गई, और यहां तक जाने में जो टाइम लगेगा वो t हो गया। तो आप ये बताओ यहां से यहां तक जाने में t/2। तो पहले इस सिचुएशन को देखो, जब t बराबर पर 0 पर है तब ये कण यही है, मीन पोजीशन पर ही है, इसका आयाम 0 है। लेकिन जब t बराबर t/4 है तब इसका आयाम मैक्सिमम है, और जब t/2 पर है, t/2 को 2 गुणा t/4 भी लिख सकते हैं। ये देखो कट जाएगा, मैंने t/4 के गुणा में लिखा है ताकि देखो यहां से यहां t/4, 2t/4, 3t/4 और 4t/4, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो यहां 0 पर यहां आया ये मैक्सिमम, t/2 पर आया वापस 0। अब उधर नहीं चल के अगर हम ऐसे समझे तो कितना हो गया? 3t/4, इस पर वापस क्या आ गया? मैक्सिमम, और कंप्लीट वापस 0। इस पॉइंट पर जो पार्टिकल है उनका एम्पलीट्यूड टाइम पर निर्भर करेगा, और हमें भी एंटी नोड जैसा होना है। नोड जैसा नहीं कि समय कैसे भी बदले हम अपनी मीन पोजीशन से हिलेंगे नहीं, कोई तैयारी नहीं करेंगे। चाहे एग्जाम नजदीक आए तो ठीक, या एग्जाम का 1 साल हो तो ठीक, या 6 महीने हो तो ठीक, हमें तो किताब को हाथ ही नहीं लगाना है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं। तो फिर आपका डिस्प्लेसमेंट भी कुछ नहीं होगा, अध्यारोपण के बाद भी आपकी स्थिति वही रहेगी। लेकिन आप अगर एंटी नोड जैसे होंगे तो देखिए, मान लीजिए टाइम सही नहीं है, t बराबर 0, आपका एम्पलीट्यूड 0, t/4 मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड। बाकी जो पार्टिकल है वो भी अपना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दर्शा रहे हैं, लेकिन यहां वाले पार्टिकल से ज्यादा कोई नहीं। तो दोस्तों ये एंटी नोड ही है कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी CPA, जहां के स्टूडेंट्स समय आने पर मैक्सिमम रिजल्ट देंगे, अधिकतम विस्थापन देंगे, बाकी जगह के भी देंगे, लेकिन उनके हिसाब से लगेगा कि हमारा ही मैक्सिमम है, ये देखिए। लेकिन एंटी नोड पर हमें यहाँ के स्टूडेंट एक पर्टिकुलर टाइम आने पर आपको पता लगेगा कि इनका मैक्सिमम रिजल्ट है, और वो टाइम कब कब है? एक तो t/4 और एक 3t/4, बाकी t/0 पर भी 0, t/2 पर भी 0 और कैपिटल T या पूरे आवर्तकाल पर भी 0। एंटी नोड वाले पार्टिकल के लिए 2 समय ऐसे हैं t/4 और 3t/4,
जब वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देगा। बाकी समय ये भी क्या रखेगा, 0। ये बात मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, कई बार बच्चे ऐसे याद कर लेते हैं कि वे स्थान जहां के लिए डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन 0 होता है, तो 0 तो इनके लिए भी होता है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है, इनके लिए तो इनका विस्थापन तो समय पर निर्भर करता ही नहीं है, हमेशा ही 0 नोड। इनका डिस्प्लेसमेंट टाइम पर डिपेंड करेगा, कभी 0 और कभी मैक्सिमम। T/4 और 3T/4 पर मैक्सिमम और बाकी टाइम पर 0। इस बात को ध्यान में रखें। एक और टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये 2 नोड है और इन 2 नोड के बीच जो भी पार्टिकल SHM कर रहा है या गति कर रहा है या ऑसिलेशन कर रहा है, मान लो ये पार्टिकल A, ये B, ये C, 2 नोड के बीच है ना, इन सभी पार्टिकल के लिए फेज डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा, या सभी की फेज समान होगी। तीनों कण एक ही कला में कंपन करेंगे। इन दोनों नोड के बीच मान लीजिए ये 2 कण हैं, इन दोनों के बीच भी फेज डिफरेंस 0 होगा। लेकिन आपसे ये बोला जाए कि यहां वाले कण और यहां वाले कण के बारे में, तो इन दोनों के बीच जो कला का डिफरेंस होगा वो पाई का होगा। 2 नोड के बीच कितने भी कण गति करें, उनके मध्य कलांतर समान या उनकी कला समान होगी और कलांतर या फेज डिफरेंस 0 होगा। लेकिन पास वाले अगले नोड के बीच की बात करें तो जो इसकी कला है, इन दोनों की कला का डिफरेंस पाई का होगा। क्योंकि यहां देख लीजिए, फिक्स्ड एंड रिफ्लेक्शन में दोनों वेव के बीच फेज डिफरेंस पाई होगा। वास्तव में जब सुपरपोजिशन हुआ दोनों तरंगों का, तो 2 नोड के बीच ऐसी सिचुएशन हुई, यहां बीच में मैक्सिमम और साइड में से छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट हुआ। यह है स्टेशनरी वेव, अप्रगामी तरंग। एक एक बात, कौन नोड है कौन इंटरनोड है। नोड पर जो पार्टिकल है उनका डिस्प्लेसमेंट समय पर निर्भर नहीं करता, हमेशा 0। एंटी नोड पर है, प्रस्पंदन पर है, वहां का एम्पलीट्यूड या विस्थापन समय पर निर्भर करेगा। T/4 और 3T/4 पर मैक्सिमम, बाकी टाइम पर क्या रहेगा, 0। यहां वाले पार्टिकल 0 भी हो सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन यहां वाले हमेशा ही क्या होंगे, 0 होंगे। यह था अप्रगामी तरंग के लिए महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। अप्रगामी तरंग में हम जो बात कर रहे थे नोड और एंटी नोड की, नोड कब प्राप्त होता है और एंटी नोड कब प्राप्त होता है, इस बारे में हम बात कर रहे थे। पहले नोड क्या होता है ये हमने अच्छे से समझ लिया कि एक पर्टिकुलर पोजीशन के जो पार्टिकल है वो आयाम उनका हमेशा 0 ही रहता है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0, वो अपनी मीन पोजीशन से हिलते ही नहीं है, उसको कहेंगे नोड। और कुछ पर्टिकुलर पोजीशन के पार्टिकल मीन पोजीशन 0 पे भी रहते हैं, अधिकतम आयाम तक भी जाते हैं, फिर 0 पे आ जाते हैं। कहने का मतलब उनमें SHM हो रही है और आयाम मैक्सिमम है, उसको कहेंगे एंटी नोड। इसको हम मैथमेटिकली रूप से एक बार प्रूव करते हैं मैथमेटिकल अप्रोच के साथ, क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन इसी पैटर्न में आएंगे। ये देखिए, एक तरंग है y1 ऐसे जा रही है प्लस x डायरेक्शन में, y1 a sin ओमेगा t माइनस kx,
माइनस के एक्स प्लस एक्स डायरेक्शन में और प्लस के एक्स माइनस एक्स डायरेक्शन में, इसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये है। अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि जब दोनों तरंगें आपस में अध्यारोपित होंगी तो नेट डिस्प्लेसमेंट y1 प्लस y2 होगा। एक बार देखते हैं। y1 a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस माइनस a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, दोनों में एक कॉमन है, कॉमन ले लिया। साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस माइनस माइनस हो गया, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है कि साइन सी माइनस अगर साइन डी लिखा हुआ हो, जैसे अगर मान लो इस पूरे को अपन सी मान लें और इस पूरे को डी मान लें, तो साइन सी माइनस साइन डी, ये थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच है, केवल मैंने आपको समझाने के लिए बताई है, वरना आपको सीधा ये इक्वेशन याद रखनी है कि अप्रगामी तरंग में नेट डिस्प्लेसमेंट -2a साइन के एक्स कोस ओमेगा टी होता है। कैसे आया वो मैं बता रहा हूं, देखिए। अब साइन सी माइनस साइन डी दे रखा है तो उसको लिखेंगे 2 कोस सी प्लस डी साइन सी माइनस डी अपॉन 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। देखिए ए तो बाहर कॉमन है ही, 2 कोस सी ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस के एक्स अपॉन 2। फिर उसके बाद साइन सी, ये रहा ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स अपॉन 2। ए 2 कोस, देखो ये माइनस में है, ये प्लस में कट गया, 2 ओमेगा टी और 2 से 2 कट गया, इनटू साइन, ये प्लस में है, ये माइनस में कट गया, दोनों ये माइनस का ये प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, -2 के एक्स। ए या 2a कोस ओमेगा टी साइन माइनस के एक्स, माइनस को इधर लिख दो, नेट डिस्प्लेसमेंट -2a कोस ओमेगा टी साइन के एक्स। नेट जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम इस तरीके से लिखेंगे और आपको ये याद रखना है, क्यों? क्योंकि ये कोस ओमेगा टी, ये इसका फेज है, कलांतर है या कला है, इसको पीछे लिखेंगे। याद कीजिए प्रगामी तरंग के लिए इक्वेशन y a कोस ओमेगा टी ऐसा लिखते थे ना, तो कोस ओमेगा टी को इधर लिखो और ये बचा हुआ किसके बराबर है? एम्पलीट्यूड के। अप्रगामी तरंग में दोनों वेव के डिस्प्लेसमेंट को अध्यारोपण से जोड़ा, फाइनल नेट डिस्प्लेसमेंट ये आ गया। इससे हमें ये तुलना करने पर पता लगा कि ये एम्पलीट्यूड के बराबर है, यहाँ से हमने ऐसे लिख दिया। बहुत देर से हम बात कर रहे हैं कि नोड पर नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। 0 क्या हो तो चलते ही नहीं है, उनका टाइम पर कोई असर नहीं होता, टाइम कितना भी हो जाए वो उनका नेट डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड 0 ही रहेगा। इसका मतलब नोड के लिए -2a साइन के एक्स बराबर 0, इसका मतलब के एक्स बराबर 0। अब के एक्स या साइन के एक्स बराबर 0 कब हो सकता है? जब के एक्स 0 हो, पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो और 4 पाई हो। कहने का मतलब के एक्स या फेज, ये देख लीजिए क्या होना चाहिए? n पाई होना चाहिए और n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 ऐसी होनी चाहिए। नोड के लिए फाई की वैल्यू n पाई होनी चाहिए। देखो 0 रखेंगे तो 0, 1 रखेंगे तो पाई, 2 रखेंगे 2 पाई, 3 रखेंगे 3 पाई। अगर ये सब रखेंगे थोड़ी देर के लिए 0 मान के देखो, अगर
फेज डिफरेंस 0 है, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। ध्यान से देखिए, के एक्स बराबर 0, 2 पाई लेमडा एक्स, जब ये 0 है इधर जाएगा वो भी 0। अगर यहां पर पाई होता तो पाई से पाई कट जाता, x बराबर लेमडा बाई 2। 2 पाई होता 2 लेमडा बाई 2, ऐसे 2 लेमडा बाई 2 कट के लेमडा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको सिंपल लगे इसलिए देखिए, 0 लेमडा बाई 2, 2 लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, 4 लेमडा बाई 2। कहने का मतलब यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n लेमडा बाई 2, और n की वैल्यू क्या होगी? 0, 1, 2, 3, 4। देखिए 0 रखेंगे 0, 1 रखेंगे लेमडा बाई 2, 2 रखेंगे 2 लेमडा बाई 2, जिसको काटेंगे तो लेमडा हो गया। 3 रखेंगे 3 लेमडा बाई 2, 4 रखेंगे 4 लेमडा बाई 2, जिसको काटेंगे तो 2 लेमडा हो गया। नोड के लिए फाई की वैल्यू कालांतर क्या होगा? n पाई, और x पाथ डिफरेंस जिसके लिए आप कहते हैं, उसकी वैल्यू क्या होगी? n लेमडा बाई 2। देख लीजिए, यही बात अगर आपको एंटी नोड के बारे में देखनी है, याद कीजिए, एंटी नोड वाली पोजीशन पर जो पार्टिकल है वो t बराबर 0, t बराबर t बाई 4, t बराबर 2t बाई 4, जिसको t बाई 2 कह सकते हैं, ये लो, t बराबर 3t बाई 4 और t बराबर 4t बाई 4, जिसको t भी कह सकते हैं। इन दो कंडीशन में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा और इन कंडीशन में आयाम 0 होगा। इस स्थिति पर जो पार्टिकल है जिसके बारे में टाइम के अकॉर्डिंग एम्पलीट्यूड ऐसे चेंज हो रहा है, उसको एंटी नोड कहेंगे। आयाम मैक्सिमम होगा, तो अगर इक्वेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो देखिए ये वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम। कहने का मतलब ये है कि के एक्स क्या हो जाना चाहिए? मैक्सिमम। उसके लिए जो आगे कोस ओमेगा टी है वो भी मैक्सिमम होना चाहिए या 1 होनी चाहिए। और कोस 1 कब आएगा? जब ओमेगा टी या आपके पास जो फाई है उसकी वैल्यू कितनी हो? पाई बाई 2। कोस 90 की वैल्यू 1 होती है। तो यहां देखिए, अब इसको मैक्सिमम लेके आना है तो कैसे आएगा? क्या हो सकता है आपके पास? पहले फाई की वैल्यू देखिए, पाई बाई 2 हो सकती है, 3 पाई बाई 2 हो सकती है, जिसके लिए कोस का मान 1 हो। 5 पाई बाई 2 हो सकती है, 7 पाई बाई 2 हो सकती है। अब फाई का मान ये होगा तो x की वैल्यू निकालनी है। तो आप जानते हैं, ये देखिए यहां की वैल्यू एक बार पाई बाई 2 सोच के देखिए, ये पाई से पाई कट गया, आपको x की वैल्यू निकालनी है, लेमडा ऊपर चला जाएगा, x की वैल्यू लेमडा बाई 4। यहाँ की वैल्यू 3 पाई बाई 2 मान के देखिए, पाई से पाई कैंसिल हो गया, कितना हो गया? 3 लेमडा बाई 4। 5 मान के देखिए, 5 लेमडा बाई 4। 7 मान के देखिए, 7 लेमडा बाई 4। ये किसके लिए आ गया? एंटी नोड के लिए। देखो, एंटी नोड के लिए
फेज फाई, फेज डिफरेंस π/2, 3π/2, 5π/2। मतलब क्या होगा कि यहाँ पर π/2 का विषम गुणज होगा। तो इसको अपन ऐसे लिखते थे, विषम गुणज के लिए 2n+1 π/2 और n की वैल्यू 0, 1, 2, 3। अगर 0 रखेंगे तो π/2, 1 रखेंगे तो 3π/2। ये देखो एंटी नोड कब मिलेगा, जब फाई की वैल्यू 2n+1 π/2 होगी, या सिंपली π/2, 3π/2 या π/2 का विषम गुणज होगी। ऐसे ही देखो एंटी नोड कब मिलेगा, जब x की वैल्यू λ/4 का विषम गुणज होगी। और विषम गुणज को मैं फिर कह रहा हूं, पहले भी मैंने आपको बताया 2n+1 λ/4। नोड, एंटी नोड, 4 बातें। अगर अप्रगामी तरंग में दोनों तरंगों में फेज डिफरेंस n पाई हो और n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 हो, और x या पाथ डिफरेंस n λ/2 हो, तो आपको नोड मिलेंगे। अगर पाथ डिफरेंस λ/4 का विषम गुणज और फेज डिफरेंस π/2 का विषम गुणज हो, तो एंटी नोड मिलेंगे। एंटी नोड ऐसी पोजीशन है जहां के पार्टिकल विशेष समय में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और कुछ समय पर मीन पोजीशन या जीरो एम्पलीट्यूड पर भी होंगे। लेकिन नोड वाले पार्टिकल कितना भी समय बदल जाइए, इनके ऊपर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये हमेशा मीन पोजीशन पर ही होंगे। दोस्तों, स्टेशनरी वेव या अप्रगामी तरंगे, इसके बारे में हमने बात कर ली थी, नोड और एंटी नोड। इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं वही चीज़ मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब दो तरंगे, अप्रगामी तरंग हमने पढ़ी, दो तरंगें जिनका आयाम और आवृत्ति समान हो, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हो, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हो, उनके अध्यारोपण से अप्रगामी तरंगें उत्पन्न होती है। अप्रगामी तरंगें ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं करती है और किसी परिणामी अप्रगामी तरंग का चित्र हम ऐसे बनाते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, कुछ स्पेशल जगह बता रखी है जिनको कहते हैं नोड। बहुत बार मैंने आपको नोड के बारे में बता दिया, जिसको स्पंदन भी कहते हैं हिंदी में। एक बार फिर कह रहा हूं, नोड ऐसी जगह है जहां के कण हमेशा ही मीन पोजीशन या माध्य अवस्था पर ही रहेंगे या उनका आयाम 0 होगा। यह है नोड। एक बात और, यहां कोई पार्टिकल वाइब्रेट हो रहे हैं, ऊर्जा आगे स्थानांतरित होनी चाहिए थी, लेकिन बीच में ऐसा पॉइंट आ गया जिसके जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट ही नहीं कर रहे, तो ऊर्जा आगे स्थानांतरित नहीं हो पाती। अगर कोई आपसे डीपली ये पूछ ले कि अप्रगामी तरंग में ऊर्जा स्थानांतरण नहीं होता, ठीक है, क्यों नहीं होता, तो आप उसको बताओ कि सर बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन्हें नोड कहते हैं, और नोड वाले जो पार्टिकल है उनका आयाम 0 होता है, इसलिए जो ऊर्जा है वो आगे ट्रांसफर नहीं हो पाती है। नोड वाले जो पार्टिकल है ये एकदम ढीठ है, समय कितना ही बदल जाए वो अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। दो क्रमागत नोड के बीच की दूरी यहां से लेकर यहां तक आपको पता हो जाना चाहिए। देखो ये लैम्डा है, तो यहां से यहां तक क्या हो गई, λ/2। एक तो इस तरीके के क्वेश्चन आते। दूसरा है एंटी नोड, प्रस्पंदन। इस जगह के जो कण हैं उनका आयाम 0 भी होगा और मैक्सिमम भी होगा। किसी पर्टिकुलर समय पर आयाम 0 हो सकता है और किसी पर्टिकुलर समय पर आयाम मैक्सिमम हो सकता है। एक अच्छे स्टूडेंट की लाइफ यही है।
किसी पर्टिकुलर टाइम पर आपका एम्पलीट्यूड 0 हो सकता है। वो टाइम भी मैंने आपको बार बार बताया है। अगर आप t बराबर 0 पर हैं, अगर आप t बराबर t/2 पर है, और आप t बराबर कैपिटल T या आवर्तकाल पर है, इन तीनों कंडीशन में एम्पलीट्यूड 0 होगा। लेकिन अगर आप t बराबर t/4 पर है या t बराबर 3t/2 पर है, इस कंडीशन में यहां t/4, इस कंडीशन में आयाम अधिकतम होगा। इस वर्ष आपका आयाम 0 रहा, एग्जाम ही कैंसिल हो गया। मतलब इस दौरान पार्टिकल की स्थिति है, जब समय आएगा t बराबर 4 या 3t/4 आएगा, हमारा आयाम भी अधिकतम होगा। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, यहां भी एक कण है जो अधिकतम विस्थापन कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा विस्थापन ये वाला कण कर रहा है। कोई कहीं भी पड़े, उनका विस्थापन इतना ही होगा, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। टाइमिंग और स्थिति कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी पर आपने जो वीडियो कंटेंट पढ़े, तो आपका आयाम मैक्सिमम होने वाला है। कौन से टाइम पर? t/4 या 3t/4 पर। t/4 जब आप लैब असिस्टेंट का एग्जाम देंगे, और 3t/4 जब आप सेकंड ग्रेड का एग्जाम देंगे। अभी शुरुआत की थी, एग्जाम कैंसिल हो गया। t/2 पर भी, और इन पर आयाम 0, और इन दो कंडीशन पर आयाम मैक्सिमम। याद रहेगा, इनको कहते हैं एंटीनोड। और दो एंटीनोड के बीच का डिस्टेंस भी क्या होता है? दो क्रमागत एंटीनोड के बीच की दूरी भी λ/2 होती है। एक बात मैंने आपको बताई थी कि मान लीजिए यहां पर दो पार्टिकल है, इन दोनों पार्टिकल की जो कला का अंतर है वो 0 होगा, दोनों की कला सेम रहेगी। और इसके पड़ोस वाले दो नोड के बीच, मान लो यहां पर कोई पार्टिकल इधर है, तो यहां वाले पार्टिकल और यहां वाले पार्टिकल के बीच फेज का डिफरेंस पाई होगा। एक में ही है तो समान होगी कला, फेज डिफरेंस 0। अलग अलग में है तो क्या होगा? पाई होगा। एक और बात, किसी एक कुंडली कह सकते हैं इसको, इसमें जो सभी कण हैं वो किसी पर्टिकुलर टाइम पर या तो मीन माध्यावस्था पर होंगे या अपने अधिकतम आयाम पर होंगे, सारे एक साथ होंगे। जैसे मैं कह रहा हूं t/0, सारे कण मीन अवस्था पर। t बराबर t/2, सारे के सारे कण मीन पोजीशन पर, माध्यावस्था पर। t/t, सारे कण मीन पोजीशन पर। t/4 पर सारे कण अपने जितना भी अधिकतम विस्थापन हो सकता है वो करेंगे। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। कण मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करेंगे, इस बात को भी ध्यान में रखना। और इस कण का फेज डिफरेंस पाई होगा। दो नोड के बीच की दूरी λ/2 और दो एंटी नोड के बीच की दूरी λ/2। ये नोड है और ये एंटी नोड है। दो क्रमागत नोड या एक नोड और दूसरे एंटी नोड लगातार, ऐसे नहीं यहां, इसलिए ये शब्द लिया गया। नोड और एंटी नोड क्रमागत लगातार, उनके बीच की दूरी λ/4 होगी। ये तीनों बातें आप याद कर लें। नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी, लगातार नोड या लगातार एंटी नोड के बीच की दूरी λ/2, एक नोड और अगले एंटी नोड के बीच की दूरी λ/4। अप्रगामी तरंग में ये कंडीशन मैंने आपको पहले भी बताई है, फिर बता रहा हूं। पहली कंडीशन ऐसी है जो टाइम पर निर्भर नहीं करती।
टाइम कैसा भी हो, यहाँ के कण हमेशा माध्यावस्था पर ही होंगे, कोई विस्थापन नहीं होगा। नेट विस्थापन इनका क्या होगा, 0। अप्रगामी तरंग के लिए समीकरण -2a sin kx cos ओमेगा टी। अब नेट 0 कब होगा, जब cos ओमेगा टी 0 होगा। cos ओमेगा टी 0 होगा कब, देखो cos 0 की वैल्यू 0 होती है, cos 180 की वैल्यू 0 होती है, ऐसे। तो ये 0 होगा तो ये आयाम भी क्या होता है इनका 0, और यहां से हम kx बराबर फाई लिख रहे हैं। अब 0 कब कब आएगा, जब फाई की वैल्यू क्या क्या होगी, ये देखिए। आपको पता है नोड में आयाम 0 होता है। देखिए फाई की वैल्यू, फेज की वैल्यू 0 होगी, cos 0 0, पाई होगी cos 180 डिग्री 0, 2 पाई में भी cos 2 पाई की वैल्यू 0। इन सब के लिए cos की वैल्यू 0 होगी, और जब ये 0 होगा तो आयाम भी 0 होगा। अब आप एक बात और देखें, अगर आपके पास फाई की वैल्यू है फेज की, और आप पाथ डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं, x निकालना चाह रहे हैं, देखो यहां 0 रखो, x की वैल्यू 0, यहां पाई रखो, पाई रखोगे, पाई से पाई कट गया, लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, वैल्यू ये रखोगे इस फॉर्मूले में, x की वैल्यू ये आएगी, ये रखोगे ये आएगी, ये रखोगे ये आएगी। जो फेज है उसको तो बोलेंगे n पाई। अगर फेज डिफरेंस n पाई आए तो नोड प्राप्त होंगे। x की वैल्यू ये है लैम्डा बाई 2, या यूं कह सकते हैं इसको n लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2 का पूर्णांक n की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 1 2 3 ऐसे। यहां थोड़ी सी बात यह है कि 2 लैम्डा बाई 2 को ऐसे कट के लैम्डा, और ये कट के 2 लैम्डा, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप तो ऐसे याद रखो 0 लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 4 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, n लैम्डा बाई 2। तो देखो नोड के लिए फाई की वैल्यू n पाई और x की वैल्यू n लैम्डा बाई 2, जहां n 0 1 2 3 4 है। एंटी नोड के लिए एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, तो कोस ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, 1, और कोस 90 के लिए वैल्यू क्या होती है, 1। कोस जैसे नेक्स्ट जो वैल्यू होगी 200 कितना बोलेंगे 270, उसके लिए भी मैक्सिमम होगी। तो देखो कोस ओमेगा टी मैक्सिमम, आयाम भी मैक्सिमम आना चाहिए, वही के एक्स बराबर फाई। यहां से आप फाई का मान रखते चलें, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। फाई का मान कैसे ढूंढेंगे, जिसके लिए मैक्सिमम आए, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, इनके लिए कोस ओमेगा टी की वैल्यू 1 आएगी, इसलिए फाई को 2n + 1 पाई बाई 2, पाई बाई 2 का विषम गुणांक 1 3 5। यहां पर फाई की वैल्यू ये रखते चलेंगे तो आपके पास x की वैल्यू लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4, 5 लैम्डा बाई 4, मतलब लैम्डा बाई 4 का विषम गुणांक 1 3 5। एंटी नोड जहां पर आयाम मैक्सिमम होगा वहां पर x की वैल्यू लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4, 5 लैम्डा बाई 4, 2n + 1 लैम्डा बाई 4, और फाई की वैल्यू पाई बाई 2 का विषम्य गुणांक, और x की वैल्यू लैम्डा बाई 4 का विषम्य गुणांक। और नोड के लिए फाई की वैल्यू n पाई और x की वैल्यू लैम्डा बाई 2 का पूर्णांक या गुणांक नॉर्मल 0 1 2 3 4 जो भी एंटीजर्स वो। तो अप्रगामी तरंग में रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, नोड एंटी नोड, नोड के लिए फाई की वैल्यू, x की वैल्यू, एंटी नोड के लिए फाई की वैल्यू, x की वैल्यू, इनके फॉर्मूले, और
दो नोड के बीच की डिस्टेंस, दो एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस, एक नोड और अगले एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस λ/4 होगी। इन चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लें। अब किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करें, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बस दो बातें ध्यान रखें, यहां और यहां इन दोनों पार्टिकल का फेज बराबर है, इसलिए फेज डिफरेंस 0। अगर इसका कंपैरिजन इससे हो तो फेज डिफरेंस पाई होगा। और किसी पर्टिकुलर टाइम पर इस एक कुंडली में जो भी पार्टिकल होंगे वो या तो मीन पोजीशन पर होंगे या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में होंगे। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि सिंपल सी बात है, फेज का जो डिफरेंस है वो 0 है तो सभी समान कला में क्या करेंगे, वाइब्रेशन करेंगे। तो दोस्तों ये था जिससे आप अब तक डरते हुए आए होंगे, अप्रगामी तरंग, स्टेशनरी वेव। दो तरंगें विपरीत दिशा में हो, जिनका आयाम और फ्रीक्वेंसी समान हो, उनके अध्यारोपण के बाद एक ऐसी तरंग बनती है जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता, क्योंकि बीच में नोड आ जाते हैं। नोड की एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ कहाँ होगी, एंटी नोड की कहाँ कहाँ होगी, उनके लिए फाई और एक्स की वैल्यू, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस, पथांतर की वैल्यू, दो नोड के बीच की दूरी, दो एंटी नोड के बीच की दूरी, एक नोड और अगले एंटी नोड के बीच की दूरी क्या होगी, λ/4। इनकी दूरी क्या होगी, λ/2। ये चीज़ें आप क्लियरिटी से पढ़ लिए। अब स्टेशनरी वेव का हमने अभी बात की है, स्ट्रिंग वेव। एक रस्सी में हम तरंग उत्पन्न कर रहे हैं जिसका उधर वाला सिरा किसी दीवार से फिक्स्ड है, ताकि दोनों के मध्य फेज जो है वो कितना है, पाई का है। अगर फ्री एंड होता तो मैंने आपको बताया है दोनों के मध्य जो फेज है, जो कलांतर है, वो 0 होता, तब भी कॉन्सेप्ट यही लागू होता। तो एक स्ट्रिंग के लिए स्टेशनरी वेव हमने बात कर ली है। अप्रगामी तरंग, स्टेशनरी वेव्स या स्टैंडिंग वेव्स, दो तरंगें एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो, जिनका आयाम और फ्रीक्वेंसी सेम हो, इनके सुपर पोजिशन से एक वेव बनती है जिसको अप्रगामी तरंग कहते हैं। और इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। डायग्राम ऐसा बनेगा, और नेट डिस्प्लेसमेंट -2a sin kx cos ωt, जहाँ पर आयाम 0 होगा हमेशा ही, वो नोड के लिए फाई की वैल्यू n पाई और x की वैल्यू n λ/2। फेज डिफरेंस पाई का गुणज होगा और पाथ डिफरेंस λ/2 का गुणज होगा। एंटी नोड में फाई की वैल्यू π/2 का विषम गुणज 2n+1 और पाथ डिफरेंस 2n+1 λ/4। ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। ये जगह जहाँ के पार्टिकल मीन पोजीशन पर भी होते हैं, लेकिन समय आने पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दिखाते हैं, एंटी नोड या प्रस्पंद, जहाँ के हमेशा ही x = 0 या डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, वो नोड या स्पंदन या निस्पंदन भी इनके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है हिंदी में। अंग्रेजी में सिंपल है नोड और एंटी नोड। एक सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जो पूछा जाता है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। मान लीजिए दो पार्टिकल है A और B, ये दो नोड के बीच में हैं। इन दोनों का आपको फेज डिफरेंस बोला जाए, पहले तो फेज बोला जाए, दोनों का फेज बराबर होगा, और बराबर होगा तो डिफरेंस 0 होगा। C और D का भी फेज बराबर होगा और डिफरेंस बोले तो 0 होगा। लेकिन एक यहां का लिया जाए A और एक यहां का लिया जाए C, तो इन दोनों का फेज डिफरेंस पाई होगा। इस बात को ध्यान में रखें। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। दो अलग अलग यहां पर जो पार्टिकल होगा और इसका, दोनों का फेज डिफरेंस पाई होता है। ये क्वेश्चन देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, एक तनी हुई रस्सी में अप्रगामी तरंग समीकरण y 5 sin πx/3 cos
40 पाई टी द्वारा दी जाती है। एक्स और वाई सेंटीमीटर में है और टाइम सेकंड में। दो क्रमागत निस्पंदों के बीच की दूरी सेंटीमीटर में ज्ञात करो। ये कह रहा है कि दो क्रमागत नोड्स के बीच की डिस्टेंस, निस्पंदन का मतलब है नोड, ये आपको बता रहा है। और याद कीजिए दो क्रमागत नोड के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 होती है। अगर आप कहीं से लैम्डा का जुगाड़ कर लें इस पूरे क्वेश्चन में से, तो उसका आधा करते ही दो क्रमागत निस्पंदों के बीच की दूरी आ जाएगी और वो सेंटीमीटर में आएंगी क्योंकि एक्स और वाई पहले से ही सेंटीमीटर में। देखिए ए ये 2 है साइन के एक्स कोस ओमेगा टी, उस इक्वेशन के हिसाब से वहां से आपको पता लगा कि ये वैल्यू के एक्स की है। के एक्स बराबर कितना है, पाई बाई 3x। तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि k की वैल्यू पाई बाई 3 है। दिख रहा है आपको, k की वैल्यू पाई बाई 3 है इक्वेशन में, और k क्या होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा पाई बाई 3। पाई से पाई कट गया, लैम्डा की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ गई। तो दो क्रमागत निस्पंदों या नोड के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, 6 का आधा कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इक्वेशन को मैच करना है। दो क्रमागत निस्पंद या प्रस्पंद के बीच की दूरी लैम्डा बाई 2, एक निस्पंद और एक प्रस्पंद, एक नोड और इंटरनोड, इनके बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई 4। ऐसे क्वेश्चन देख के बच्चों के दिमाग में बिल्कुल भी बातें नहीं आती, लेकिन अगर आप वीडियो को अच्छे से देखते हैं बिल्कुल सबसे इजी क्वेश्चन है। और दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं वेव पार्टिकल के या वेव के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इतने सिंपल आएंगे अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा, क्योंकि वेव टॉपिक पहले ही उलझा हुआ है। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बिल्कुल सिंपल पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन देखो, एक अप्रगामी तरंग में 3 प्रस्पंद एंटीनोड और 4 नोड या निस्पंद है। इसको देखते हैं क्या कह रहा है। एक अप्रगामी तरंग में 3 प्रस्पंद है और 4 नोड है। बनाते हैं, देखिए 2, ये देखिए 1 2 3 4, यहां तक 4 नोड हो गए। नोड 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 और नोड। 3 क्या है एंटी नोड, 1 2 3 एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड। ये क्वेश्चन बता रखा है। दो कणों के मध्य घूमते हैं ये, एक कण यहां पर है एक कण यहां पर। इनके बीच की दूरी 2 एंगस्ट्रॉम है। यहां से यहां तक की दूरी 2 एंगस्ट्रॉम। ये पूछ रहा है लैम्डा ज्ञात करें। लैम्डा का मतलब ये यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस पूछ रहा है। देखिए लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2 किसके बराबर है 2 एंगस्ट्रॉम के। हमें लैम्डा चाहिए तो लैम्डा बराबर होगा 2 गुणा 2 बटे 3, कितना हो गया 4 बटे 3, 1.33 एंगस्ट्रॉम। जो क्वेश्चन में बोल रखा है वो बनाया। बेसिक कॉन्सेप्ट कि दो नोड के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2। 3 लैम्डा बाई 2 किसके बराबर है 2 एंगस्ट्रॉम के। 3 लैम्डा बाई इक्वल्स टू 2 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा बराबर ये ऊपर चला गया 4 बटे 3, 1.33 एंगस्ट्रॉम। एक और सिंपल सा क्वेश्चन देखिए। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको इजी क्वेश्चन करवा रहा हूं। और एक बात और ध्यान से आप सुन लें, जो भी क्वेश्चन आपको वीडियो में बताए गए हैं वो इजी नहीं,
आपके टॉपिक के सबसे कॉन्सेप्चुअल और टफ क्वेश्चन हो सकते हैं वो है। कॉन्सेप्ट समझने के बाद वो हमें इजी लग रहे। देखिए, यदि एक अप्रगामी तरंग में क्रमिक निस्पंदों, क्रमिक नोड के बीच की दूरी 4 मीटर है, दो लगातार नोड के बीच की दूरी वो बता रहा है 4 मीटर, और दो लगातार नोड के बीच की डिस्टेंस λ/2, λ/2 कितनी है 4 मीटर। फिर कह रहा है तरंग दैर्घ्य बताओ। कितना सिंपल क्वेश्चन है, दो नोड के बीच की डिस्टेंस λ/2, तरंग दैर्घ्य का आधा कितना है 4 मीटर, तो पूरी तरंग दैर्घ्य कितनी होगी 8 मीटर। तो दोस्तों, स्टेशनरी वेव, स्टैंडिंग वेव या अप्रगामी तरंग के कॉन्सेप्ट, उसमें हमने पहले बात की है एक रस्सी के कारण स्टेशनरी वेव, और उससे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इस बारे में डिटेल बात की है। इस पूरे वीडियो को आप अच्छे से समझें, कॉन्सेप्चुअल जानकारी को अपनी नोटबुक में शानदार तरीके से उतारें और बार बार वीडियो को देखें और प्रैक्टिस करें। फिजिक्स और मैथमेटिक्स में आपको सॉलिड होना है, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। अपनी तैयारी को शानदार तरीके से चलाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।